दो प्रकाश तरंगों का अध्यारोपण होता है जो लगभग समान आयाम, समान आवृत्ति और समान कला में होते हैं। ठीक है ना, मतलब समान कला में समान आवृत्ति होने से इंटरफेरेंस जो होता है वो अच्छा दिखाई देता है, मतलब अच्छा होता है और उसका पैटर्न आपको सही दिखेगा। ठीक है ना, और उसमें सस्टेन्ड इंटरफेरेंस होता है, मतलब बहुत देर तक। और अगर अलग अलग आवृत्ति का ले लेंगे तो इंटरफेरेंस तो होगा लेकिन बहुत ही थोड़े टाइम के लिए। क्लियर है? तो इंटेंसिटी जो होती है, मतलब जो तीव्रता होती है, वो किस पर डिपेंड करती है? आयाम पर। आयाम जितना ज़्यादा होगा तीव्रता उतनी अधिक होगी। ठीक है, तो I प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर, I इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट के a स्क्वायर। उसके बाद हम लोगों ने जो दो वेव लिया था उन दोनों का अलग अलग इस तरह से रिलेट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, इसको हम लोगों ने रिजल्टेंट माना हुआ था। तो इस इक्वेशन में a स्क्वायर के स्थान पर I बटा के रख दिया, a1 के स्थान पर I1 बाई के वगैरह वगैरह सॉल्व करने के बाद ये आ गया इक्वेशन हमारा इंटेंसिटी का। तो दो फॉर्मूला हमारे पास बन गया, एम्पलीट्यूड का और इंटेंसिटी का। इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस ग्रुप में डाले हैं। देखिए तो थोड़ा सा स्पेशल केसेस देख लेते हैं। ठीक है ना, केस वन। व्हेन डेल्टा इज इक्वल टू 0 डिग्री, क्या मतलब हुआ? डेल्टा 0 डिग्री का मतलब ये हुआ सेम फेज में है दोनों, है ना, सेम फेज में। सेम फेज में होने का क्या मतलब हुआ? इस तरह से इसको ऐसे समझिए, ये एक वेव है, एक और वेव यहाँ से ले रहे हैं, तो ये भी कुछ इसी तरह से होगा। क्लियर है? ये दोनों क्या है? सेम फेज में है। सेम फेज में होने से क्या होता है, इसका एम्पलीट्यूड और इसका एम्पलीट्यूड कंबाइंड हो जाएगा। देखो जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो क्या होने वाला है, इसका क्रेस्ट मिल जाएगा, इसका ट्रफ मिल जाएगा। मिलने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो कैसा होना चाहिए? मान लीजिए इसका आयाम A1 है ना, इसका आयाम A1, इसका आयाम क्या है? तो अब जब ये ओवरलैप करेगा, अध्यारोपण होगा, तो अब रिजल्टेंट फ्रीक्वेंसी तो वही रहेगी, फ्रीक्वेंसी वही रहेगी, लेकिन आयाम क्या हो जाएगा भाई? क्या मेरी बात समझ आ रही है? आयाम जो हो जाएगा ये दोनों ऐड हो जाएगा, A1 प्लस A2। इसको कहते हैं सेम फेज में होना। क्लियर है? दोनों सेम फेज। अच्छे से एनालाइज कीजिए। ठीक है, अच्छा देखिए थोड़ा सा और, एक और देखिए। ये इक्वल मान के चल रहा है। हाँ, कोई वेव ऐसे स्टार्ट हो रहा है, यहां से ऐसे चल रहा है। ये दोनों का तो हम लोगों ने समझ लिया। इन दोनों के बारे में क्या विचार है? सोचो जरा सा, ये दोनों वेव, अगर ये दोनों वेव स्टार्ट होते हैं तो इन दोनों वेव में फेज का अंतर कितना है? कला का अंतर, हाँ बोलिए कितना है? π/2 है या पाई है? पाई है ना। ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये देखो यहाँ, ये कितना हो जाएगा?
ये पाई होगा कि नहीं होगा? नहीं समझ में आ रहा? ये टोटल जो है फेज एंगल कितना रिफर कर रहा है? 360। हाफ सर्किल 360। क्लियर है? मतलब 2 पाई, यहाँ पर एंगल कितना हो जाएगा? 2 पाई। यहाँ पे कितना होगा? ठीक है ना? 2 पाई के करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ भी लेमडा होता है ना, और इसके करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ कितना हो जाएगा? ये जानकारी होनी चाहिए। तो इसमें फेज का अंतर कितना है? पाई का। एक तो हो गया 0 में, जब डेल्टा बराबर 0 होगा तो आयाम मैक्सिमम हो रहा था। क्लियर है? अगर डेल्टा बराबर पाई होगा तो भी आयाम मैक्सिमम ही तो होगा। देखो तो अभी भी कोइंसाइड कर रहा है ना इसके साथ, ये इसके साथ कर रहा है कि नहीं कर रहा है? क्लियर है? अच्छा, अब बताइए इन दोनों में कितना है भाई? फेज का अंतर कितना है? 2 पाई। ठीक है, पाई है, 2 पाई है। सर वो दोनों फिगर के बीच अंतर होगा। हाँ, इन दोनों के बीच, इन दोनों वेव के बीच, ये दोनों वेव के बीच अभी कितना है फेज का अंतर? फेज डिफरेंस कला का अंदर 2 पाई है ना, है ना 2 पाई। अभी भी तो वही कंडीशन है, ये इससे टकराएगा, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आएगा, है कि नहीं है? ओके, तो इसके लिए एक जनरल फॉर्मूला मिल सकता है हमारे पास। फिर से कंसिडर कीजिए, थोड़ा सा यहाँ पे वेव जब भी स्टार्ट करेंगे हम लोग ना, जैसे यहाँ से इसको स्टार्ट किए हैं तो इधर से ही स्टार्ट होना चाहिए, ऊपर से, नीचे से नहीं, ठीक है? नीचे से नहीं। तो इधर से जब स्टार्ट करेंगे, ध्यान से देखिए, तो इस केस में फेज एंगल कितना है दोनों के बीच? ये और ये ऐड हो जाएगा, ये भी इसके साथ ऐड होता जाएगा, है कि नहीं? अगर ये दोनों एक साथ वेव निकलते हैं तो इनके बीच कला का अंतर रहेगा 2 पाई का, और एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा इस केस में? मैक्सिमम होगा, मतलब इंटरफेरेंस होगा इसमें और एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर अगर हम लोग इधर से ले लें
इस पॉइंट से अगर वेव स्टार्ट होता है तो कला का अंतर हो जाएगा 4 पाई। आप इस पर ध्यान दीजिए, जहाँ पर भी कला का अंतर 0 होगा या 2 पाई होगा या 4 पाई होगा, इस तरह से सम संख्या मतलब समगुणक, सम संख्या नहीं समगुणक अगर होगा तो इंटरफेरेंस क्या होगा, वहाँ पर मैक्सिमम होगा, आयाम क्या हो जाएगा, अधिकतम, आयाम क्या होगा, अधिकतम, और तीव्रता क्या होगी, अधिकतम हो जाएगी। आयाम अधिकतम तो तीव्रता भी क्या होगी, अधिकतम होगी। आयाम अधिकतम है तो तीव्रता भी अधिकतम होगी, मैक्सिमम होगा। देखो ये जो फॉर्मूला हमने लिखा है ना, ये जनरल फॉर्मूला है, n बराबर पुट करिए 0 1 2 3 इस तरह से कोई भी पुट करें तो इस केस में जो है तीव्रता क्या होने वाली है, अधिकतम होने वाली है। क्लियर है? n बराबर 0 पुट करेंगे 0 आ जाएगा, n बराबर 1 पुट करिए 2 पाई, n बराबर 2 पुट करेंगे 4 पाई। क्लियर है? ओके। अच्छा, उसी तरह से ये तो होता है कलांतर, इसको हम लोग कलांतर बोलते हैं। एक होता है पथांतर, पथ का अंतर, दोनों वेव के बीच जो पथ का अंतर होता है, पाथ डिफरेंस, उसको हम लोग कैसे निकालेंगे? पाथ डिफरेंस किसे कहते हैं? बहुत ही सिंपल है। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पाथ हो गया ना, है कि नहीं है? लैम्डा पाथ के लिए कला कितना बनता है, 2 पाई। लैम्डा पाथ के लिए कलांतर कितना है? तो एकांक पथांतर के लिए कलांतर कितना हो जाएगा, 2 पाई बाई लैम्डा। क्लियर है? इसलिए मान लेते हैं x पथांतर के लिए कलांतर कितना हो जाएगा, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू x। ये जो क्वांटिटी है ये क्या है, इसको कलांतर बोलेंगे, डेल्टा। नहीं आ रहा समझ में? फॉर्मूला आ गया डेल्टा बराबर 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स। ठीक है? या इसको कला के अंदर के फॉर्म में अगर लिखें, डेल्टा 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 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स। ये फॉर्मूला आप याद रखें, यहाँ से भी क्वेश्चन रहेंगे। कलांतर और पथांतर के बीच संबंध, कोई दिक्कत है? कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो 2 पाई बाई लैम्डा मैथमेटिकल रेशियो तो बराबर रहेगा हमेशा। ऊपर में क्या है, कला, और नीचे क्या है, पथ। कलांतर बटे पथांतर, तो राइट हैंड साइड में भी कलांतर बटे पथांतर। दिक्कत क्या है? सही है? वही रिलेशन मैं समझाने के लिए बताया। 2 पाई बाई लैम्डा इधर कर दिया, अगर ये कलांतर है, ये पथांतर है। उसी तरह से राइट हैंड साइड में ये क्या है, कलांतर, और ये क्या है, पथांतर। ये वाला तो कोई भी कला हो सकता है, और ये क्या हो जाएगा, उससे रिलेटेड, उससे करेस्पॉन्डिंग पथांतर। अरे बात समझ में? जैसे अगर आपसे क्वेश्चन कहा जाए, अगर कला का अंतर पाई बाई 6 है, कितना है वो, पाई बाई 30 डिग्री, तो उससे रिलेटेड पथांतर कितना होगा, पथांतर का मान कितना होगा? क्या करेंगे, फॉर्मूला करेंगे। अरे बात समझ में? यानी 2 पाई बाई लैम्डा इंटू क्या, डेल्टा एक्स है, सॉरी डेल्टा एक्स पूछा है तुमसे, तो लैम्डा बटे 2 पाई करो ना, उल्टा करो,
लेमडा बटे 2 पाई इंटू डेल्टा टी। क्लियर है? तो लेमडा बाई 2 पाई इंटू इसका मान कितना दिया हुआ पाई बाई 6 कर लो ना, कितना आ गया लेमडा बटे 12 आंसर लेमडा बाई 12। हमारी बात समझ में? ठीक है, जहाँ जहाँ आयाम और तीव्रता अधिकतम होगी तो उससे रिलेटेड पथांतर कितना होगा यहाँ से निकाल सकते हैं। तुमको ऑलरेडी कलांतर पता है, कलांतर पता चल गया ना। ये एक्चुअली क्या है, कला का अंतर है ना, डेल्टा डेल्टा। क्लियर है? चलो इससे रिलेटेड निकालो पथांतर। हाँ ये इंटेंसिटी फेज डिफरेंस, ये मतलब फेज डिफरेंस है ना, ये फेज डिफरेंस का वैल्यू है। इधर बेटा थोड़ा सा देखो, इस केस में लैम्डा की वैल्यू क्या हो, लैम्डा की वैल्यू क्या हो अगर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है या इंटेंसिटी मैक्सिमम है, तो उस केस में जो वेवलेंथ होगा वो क्या होगा। तो सिंपल है, तुम्हारे पास फॉर्मूला क्या है, तुम्हारे पास ये फॉर्मूला लगा दो ना, 2 पाई बाई लैम्डा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 2 पाई के स्थान पर 2n बाई डिवाइडेड बाई क्या x, x से लिखोगे भाई, नहीं आया समझ। ठीक है, ठीक है, इसके स्थान पर ये पुट करें तो कह रहे हैं 2n बाई बटे क्या डेल्टा है। तो निकालो ना डेल्टा x की वैल्यू क्या आ रही है, n लैम्डा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 2 पाई कैंसिल, तो डेल्टा x बराबर क्या निकल गया n लैम्डा। अगर आपसे पूछा जाए कि जहाँ पर आयाम मैक्सिमम है या इंटेंसिटी मैक्सिमम है तो पथांतर क्या होगा, तो n इंटू लैम्डा, या तो लैम्डा होगा या 2 लैम्डा होगा या 4 लैम्डा होगा। आए समझ में? कहाँ देखो, इस घटना को बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या बोलते हैं इसको, रचनात्मक व्यतिकरण। ये जो हुआ ना, जहाँ पर आयाम मैक्सिमम है या तीव्रता मैक्सिमम है तो वहाँ क्या एकदम ब्राइट स्पॉट मिलेगा, ऊर्जा अधिकतम मिलेगी ना, ऊर्जा क्या हो जाएगी अधिकतम, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। लिख लो, ये जो घटना है इसका नाम है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव से आपको घबराना नहीं, कंस्ट्रक्टिव मतलब रचनात्मक व्यतिकरण। क्वेश्चन रह सकता है उसमें, सीधा एक कंडीशन लिख दिया रहेगा, आपको समझ जाना है तीव्रता अधिकतम है और आयाम अधिकतम है। रचनात्मक व्यतिकरण, रचनात्मक व्यतिकरण, रचनात्मक व्यतिकरण किसे कहते हैं भाई, जहां पर तीव्रता अधिकतम होगी और आयाम अधिकतम होगा। चलो अब वापस फिर से डायग्राम में आते हैं थोड़ा और इसको क्लियर करने के लिए। क्या पहला इंटरफेरेंस मैक्सिमम कहां पर होगा, लैम्डा पर। लैम्डा कहां पर है, देखो यहाँ कितनी दूरी पर, बोलो है कि नहीं, पहला तो 0 पर होगा। अगर वेव होता ऐसा, सुनो, तो कंस्ट्रक्टिव तो हो गया। दूसरा कंस्ट्रक्टिव कहाँ मिलेगा, दूसरा, अरे n बराबर 0 पर पहला, समझ में आया कि नहीं आया, n बराबर 1 पर दूसरा, n बराबर 1 पर कहाँ पर मिलेगा, अगर कोई वेव यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो मिलेगा। आया समझ में? लैम्डा डिस्टेंस में, लैम्डा डिस्टेंस से हो जाता है, यहाँ से लेकर यहाँ तो लैम्डा डिस्टेंस है। और कला कितना हो जाएगा 2 पाई, पहला वाला कला का अंतर कितना होगा 2 पाई। क्लियर है?
अच्छा, दूसरा कंस्ट्रक्टिव कहाँ मिलेगा? 4 लैम्डा एन बराबर कितना पुट करेंगे? 2 पुट करेंगे ना। हाँ तो 2 लैम्डा कहाँ पर है? 2 लैम्डा कहाँ पर? यहाँ पर है ना 2 लैम्डा। यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच का पथांतर कितना है? 2 लैम्डा। आया समझ में? आ रहा समझ में? बोलो ये चीज़ क्लियर है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का केस आया समझ में? इसको अपने दिमाग में बिठाना भी है, ठीक है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए अब आइए दूसरा क्या है? उसको बोलते हैं आयाम जहां पर न्यूनतम हो जाए। तो जहां पर आयाम न्यूनतम हो जाएगा वहां तीव्रता क्या हो जाएगी? न्यूनतम, है कि नहीं है? अच्छा, आयाम 0 भी हो सकता है रिजल्टेंट वेव का? यस हो सकता है, अगर a1 बराबर a2 हो तो। अगर इन दोनों वेव का आयाम बराबर हो तो जब वो इंटरफेयर करेगा उस टाइम में आयाम 0 भी हो सकता है, a1 माइनस a2 होगा कि नहीं? तो उस केस में क्या हो जाएगा? कंप्लीट डार्क, उसको बोलता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, विनाशी व्यतिकरण, विनाश हो जाएगा आयाम का। क्लियर है? चलो उसको लिखते हैं। केस 2, ये केस 1 था ना, ये क्या था? केस 1 था। अब आइए केस 2। केस 2 व्हेन डेल्टा बराबर, अच्छा कहाँ पर होगा जरा सोच के देखो। इस डायग्राम को फिर से हम मिटा देते हैं और फिर से बनाने की कोशिश करते हैं, फिगर से समझने की कोशिश करेंगे। हाँ तो व्हेन डेल्टा बराबर कितना होना चाहिए? फिगर से समझते हैं। ये एक वेव मान लो, ठीक है? दूसरा वेव, ये ले लिया और ये, ठीक है? इस तरह से। तो दूसरा ऐसा चलना चाहिए, वही तो होगा, है ना? ठीक है, इन दोनों के बीच कला का अंतर कितना है? 0 है या 180 डिग्री है? पाई है, कितना है? कितना है? ऐसे नहीं समझा, विपरीत है। हाँ चलिए अब बताइए, दोनों के बीच कितना का अंतर है? पाई का है? पाई का है कि नहीं? बोलिए कोई दिक्कत? दोनों के बीच क्या यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा? सोचो पहले, आयाम 0 होगा कि नहीं होगा? विपरीत है ना? देखिए ये जो है, ये इसका क्या है? ट्रफ है कि नहीं है? और ये इसका क्या है? क्रस्ट। ये दोनों आपस में मैच करेगा ना, ठीक है? ये वाला क्या चाहेगा? पार्टिकल को नीचे ले जाना, और ये क्या चाहेगा? पार्टिकल को ऊपर ले जाना। तो रिजल्ट क्या हो जाएगा? 0। अगर दोनों बराबर है तो, है ना? अगर दोनों बराबर है, दोनों का आयाम अगर बराबर है तो वेव क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा ना वेव, गायब होगा ना? मान लो इस तरह से था, अगर ये बड़ा हो, ये 4 मीटर है, ये मान लो 3 मीटर है, ठीक है? और अगर यहाँ पर इंटरफेरेंस हो गया तो रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट, इसका एम्पलीट्यूड तो 1 रहेगा ना,
रिजल्टेंट वेव का, ये दोनों आपस में मिलेगा यहाँ, ठीक है ना। इसको अगर इसमें ऐसे करके चढ़ा दें आपको समझाने के लिए, देखो ये ऐसे हो रहा है और एक नहीं हो रहा है ऐसा, ये कितना है 4 मीटर, ये इसके साथ कंबाइन हो गया, ओवरलैप हुआ, ओवरलैप के बाद जो रिजल्ट आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा, देखो तो 1 मीटर वाला, ये कितना हो जाएगा 1 मीटर। तो वही हम कह रहे हैं, अगर दोनों बराबर होगा तो क्या होगा, वेव भी खत्म हो जाएगा। अगर दोनों बराबर हुआ तो 4 मीटर 4 मीटर, तो वेव तो मिलेगा ही नहीं, हमारी बात समझ में। तो वेव नहीं मिलेगा मतलब एम्पलीट्यूड क्या, जीरो, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जीरो, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी भी जीरो। तो किस केस में मिल रहा है, जब दोनों के बीच फेज का डिफरेंस कितना है, पाई है। फेज का डिफरेंस कितना है, तो केस 2 व्हेन डेल्टा इज इक्वल टू पाई। अच्छा, क्या खाली पाई पर मिलेगा या और भी मिलेगा, और भी जगह पर मिलेगा, ठीक है ना। कहां कहां मिलेगा, पाई पर मिलेगा, फिर उसके बाद 2 पाई पर मिलेगा, ऑड पर मिलेगा 3 पाई, फिर 5 पाई, समझ रहे हैं ना। इस तरह से पाई पर मिलेगा, उसके बाद इस तरह से मिलेगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्लियर है। इसी का जनरल फॉर्म ले लो, कितना हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 2n + 1 π/2, देख तो सही है। n बराबर पुट करिए, जीरो से कितना हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। अच्छा π, अब ठीक है, देखो अब सही है ना। कोई दिक्कत है, अब बताओ डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा, पथांतर, ये तो कलांतर निकाला ना, ये एक्चुअली क्या है, डेल्टा है। डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा, फॉर्मूला लगा दो, 2 पाई बाई लैम्डा इज इक्वल टू डेल्टा एक्स, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा डेल्टा बाई डेल्टा, करस्पॉन्डिंग इसके ये है, ये पथांतर, ये पथांतर है ना, दूरी, और ये एंगल, ये भी एंगल, क्लियर है ना। अरे कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है। तो डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा, डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लैम्डा बटे 2 पाई इंटू ये 2n + 1 इंटू पाई, तो पाई से पाई, सॉरी पाई से पाई कटा, λ/2 है ना, यानी हो जाएगा 2n + 1 λ/2। बोलो क्लियर है, हाँ या ना, वैल्यू रखो ना। डेल्टा एक्स बराबर क्या हो जाएगा, λ/2 पाई इंटू डेल्टा, पाई से पाई कट गया, 2n + 1 λ/2, पथांतर और कलांतर निकल गया। ये किसके लिए केस है, कौन सा केस है, ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। n बराबर पुट करते चले जाओ, 0 से लेकर 1 2 3 एंड इस तरह से। पहला डिस्ट्रक्टिव कहाँ मिलेगा, फर्स्ट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहाँ मिलेगा, n बराबर 0 पर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जहाँ पर n बराबर 0 पुट करेंगे तो प्रथम जो है व्यतिकरण मिलेगा जो विनाशी होगा, है ना, मतलब डार्कनेस। तो पुट करें तो उस केस में डेल्टा का मान कितना हो जाएगा भाई, पाई हो जाएगा, और करस्पॉन्डिंग डेल्टा एक्स कितना होगा बोलो, 0 पुट करेंगे, λ/2। क्या फिगर शो कर रहा है ये चीज, बिल्कुल कर रहा है। पहला वाला कर रहा है ना, तो दूसरा भी करेगा, तीसरा भी करेगा, सब तो करेगा। तो जहां जहां ऐसा होगा कंडीशन, वहां वहां क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंप्लीट डार्क। क्लियर है।
तो दो केस हम लोग देखें स्पेशल जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एक तो हो गया कंप्लीट ब्राइट, एक क्या हो गया कंप्लीट डार्क। अच्छा, कंप्लीट डार्क और कंप्लीट ब्राइट के बीच में तो बहुत सारा कुछ है कि नहीं है? तो डिपेंड करेगा किस पर? डेल्टा पर। तो डेल्टा पर डिपेंड किया मतलब एक्स पर भी डिपेंड किया, एक ही बात है, क्योंकि डेल्टा बदलेगा तो एक्स बदलेगा। आ रहा समझ में? आ रहा समझ में? 90 डिग्री पर क्या होगा? अब मान लो कलांतर 90 डिग्री है, तो ठीक है, तो उसके लिए करस्पॉन्डिंग लेना होगा। उसके लिए ना ब्राइट होगा ना डार्क होगा, ना ही कंप्लीट ब्राइट होगा ना ही कंप्लीट डार्क होगा। क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्वेश्चन है उसमें। आई बात समझ में? कंप्लीट कहां पर होगा? तो इस पर, ये कंप्लीट डार्क। ये जो केस है ये क्या है? कंप्लीट डार्क। डार्क मतलब, अच्छा डार्क कंप्लीट तभी मिलेगा दोनों का आयाम सेम होना चाहिए, ये भी बात है। आयाम अगर सेम नहीं है तो डार्क नहीं होगा। हाँ, मैक्सिमम डार्कनेस हो जाएगा, ये कह सकते हैं, ठीक है ना। दो वेव मान लो, दोनों वेव का अगर आयाम सेम नहीं तो ए बराबर 0 नहीं आएगा, ठीक है। ए बराबर 0 नहीं आएगा मतलब इंटेंसिटी रहेगी, हाँ मिनिमम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए वापस आते हैं फॉर्मूला पर। अब इसको मिटा रहे हैं, इस तरह से और भी केसेस हो जाएंगे, अब आपको बताने की जरूरत नहीं। हमारे पास पहले से फॉर्मूला है एम्पलीट्यूड का, ए बराबर ए स्क्वायर बराबर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos डेल्टा। अगर a1 और a2 बराबर हो, अगर दोनों वेव जा रहा सेम एम्पलीट्यूड वाला, तो अब नेट इंटेंसिटी नेट एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? तो a स्क्वायर बराबर, अच्छा इसको कुछ भी मान लेते हैं, ए मान ले, स्मॉल ए मान लेते हैं, कुछ और मान लेते क्या? एम्पलीट्यूड मान लिया, स्मॉल ए है, दोनों का सेम है ना। a1 बराबर a2 बराबर a मान लिया, तो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस 2a cos डेल्टा, 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर cos, और a स्क्वायर बराबर कितना हो गया भाई? 2a स्क्वायर कॉमन ले लो, 1 प्लस cos डेल्टा। क्लियर है? 1 प्लस cos डेल्टा, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बताओ इसकी। हाँ, 2a स्क्वायर इंटू 2 cos स्क्वायर डेल्टा बाई 2, बोलो क्लियर है? और a बराबर स्क्वायर रूट कर दो इधर, तो क्या आ जाएगा? 2 बाहर, a बाहर, cos डेल्टा। क्लियर है? स्पेशल केस हो गया, ठीक है। बेसिक आपको आना चाहिए, तो यहां से आप निकाल सकते हैं आराम से। एम्पलीट्यूड ऐसा होगा तो इंटेंसिटी क्या होगा? रिजल्टेंट इंटेंसिटी। रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? तो आई बराबर मतलब जब I1 बराबर I2 है ना, बराबर I माना, दोनों का सेम है, तो उस केस में I रिजल्टेंट या I इसको लिखते हैं इफेक्टिव, प्रभावी तीव्रता, तो क्या हो जाने वाला है? क्या था फॉर्मूला? I1 प्लस I2, I1 प्लस I2 प्लस 2I1 I2 cos डेल्टा, ये तो था। तो I ये दोनों बराबर I प्लस हाँ ठीक है, ओके सही है, प्लस 2 I इंटू I
कॉस डेल्टा। सही जा रहा है? क्या मान लिया, I1 I2 को बराबर मान लिया, I1 बराबर भी I, I2 बराबर भी I। तो क्या हो गया यहाँ पर देखो 2I प्लस 2I, I स्क्वायर तो कट गया I है इंटू क्या कॉस डेल्टा। 2I कॉमन ले लो, 1 प्लस कॉस डेल्टा, 1 प्लस कॉस डेल्टा 2 कॉस स्क्वायर 2I इंटू 2 कॉस स्क्वायर डेल्टा। क्लियर है? यानी कि I इफेक्टिव का मान हो गया 4I इंटू कॉस डेल्टा। ये क्या हो गया, I इफेक्टिव प्रभावी या टोटल तीव्रता, अगर दोनों का की तीव्रता समान रही तो आयाम बराबर और समान होगा तीव्रता, ये दोनों करस्पॉन्डिंग है। आई बात समझ में? कॉस स्क्वायर है, अच्छा हाँ कॉस स्क्वायर। सर 2 तो शून्य का टाइम हम छोड़ देंगे। कहाँ कटेगा 2? इससे कहीं 2 कटता है तो एंगल होगा नहीं कटता उससे। ठीक है यहाँ तक? ठीक है यहाँ तक? फिर से केस 1, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में डेल्टा का मान क्या होना चाहिए, या तो 0 या 2n पर होना चाहिए ना। कथांतर क्या होगा, ये कलांतर क्या होगा, 0 होगा ना। हाँ चलिए वैल्यू पुट करते हैं अगर हम, तो एम्पलीट्यूड क्या आएगा देखो, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस 0 डिग्री है ना। कॉस 0 डिग्री पुट करो या फिर कॉस 2 पाई पुट करो या 4 पाई पुट करो, सबका वैल्यू सेम ही आएगा। कॉस 0 कितना होता है +1, कॉस 2 पाई वो भी +1। अरे बात समझ में? तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा, a स्क्वायर बराबर, तो इस केस में क्या हो जाने वाला है, ये मैक्सिमम होगा। ये अगर ये 1 हो गया ना +1, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2, ये कॉस 0 क्या है 1, तो ये मैक्सिमम वैल्यू प्रोवाइड करेगा एम्पलीट्यूड का, a मैक्स। तो a मैक्स बराबर देखो, इसको सॉल्व करो, a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर, बोलो होगा कि नहीं होगा, सॉल्व कर देंगे तो a मैक्स बराबर हो जाएगा सिंपली a1 प्लस दोनों का एम्पलीट्यूड जुड़ गया। क्लियर है? और अगर दोनों सेम आयाम का होगा तो देखो 2a हो जाएगा ना खाली, ये तो cos 0 1 होता है तो 2a नहीं हो जाएगा। क्लियर है? इसको लिखने की जरूरत नहीं, ये तो आपको समझ में आ गया। आयाम अगर दोनों का सेम है तो दोनों ऐड हो जाएगा, a प्लस a 2a हो जाएगा। क्लियर एकदम है? इंटेंसिटी के केस में क्या होगा भाई,
ऑल्सो इंटेंसिटी भी मैक्सिमम होगी तो आई मैक्स का हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 है ना, इनटू क्या cos 0 डिग्री पुट करो, cos 0 फिर से 1, तो चलो इसको हम लिखेंगे I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 इंटू रूट I2, ऐसा लिख सकते हैं क्या? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा थोड़ा सा इसको अरेंज करो, हाँ कर सकते हैं ऐसा ना, रूट I1 स्क्वायर प्लस रूट I2 स्क्वायर इस तरह से, तो ये इस फॉर्मेट में आ गया मेरा, रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत हो तो बोलो, समझने में कोई दिक्कत तो नहीं है? हो गया। मैक्सिमम इंटेंसिटी उसी तरह से मिनिमम इंटेंसिटी वाला भी होगा। ये तो हो गया कब, जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, रचनात्मक व्यतिकरण। केस 2 डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, विनाशी व्यतिकरण। विनाशी व्यतिकरण के लिए क्या हो जाएगा भाई, डेल्टा का मान क्या पुट करोगे, 180 डिग्री, मतलब पाई आउट ऑफ फेज है ये, पाई या 3 पाई 5 पाई इस तरह से सारी वैल्यू क्या आएगी, मिनिमम आएगी। कॉस पाई कितना होता है, -1 होता है ना, -1 पुट करेंगे तो ए मिनिमम आने वाला है A1 माइनस I2 A2, बोलो है कि नहीं, सॉल्व करके देख लो। यहाँ पे क्या करोगे, कॉस 180 डिग्री -1 होता है, यहाँ माइनस आ जाएगा, माइनस तो A1 स्क्वायर प्लस A1 माइनस A1 2 A1 A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर, या फिर A2 माइनस A1 दोनों सेम, A2 माइनस A1 भी आप कर सकते हैं, ठीक है ना, A1 माइनस A2 भी होगा और या फिर A2 माइनस A1 भी, दोनों सही है। अब हम लोग करेंगे क्या, जब हम लोग मिनिमम निकालने के लिए देखेंगे तो वहाँ पर एम्पलीट्यूड किसका ज़्यादा है, उसमें कम वाले घटा दें, समझ में आया, 4 में 3 घटाएंगे, 5 में 4 घटाएंगे, क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। अरे भाई x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है y माइनस एक्स का होल स्क्वायर, बराबर है दोनों, इसलिए कॉन्सेप्ट है x माइनस वाई बराबर y माइनस एक्स। अच्छा उसी तरह से इंटेंसिटी मिनिमम का फॉर्मूला बता दो, क्या हो जाएगा, रूट I1 माइनस रूट I2 उसका बस। अब जो क्वेश्चंस डाले हैं ग्रुप में, अब वो सारा सवाल आपसे बनने लगेगा, उम्मीद है। अध्यारोपण आया समझ में, ठीक है ना। चलिए आज इतने रखते हैं।